हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आज आप सबके लिए श्वसन तंत्र पे बात करने वाला हूँ। ये श्वसन तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इसमें देखते हैं श्वसन तंत्र किसे कहते हैं और श्वसन तंत्र क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मैं पहले से ही इस पर श्वसन तंत्र का चित्र को दर्शा दिया हूँ। इसमें जो जो अंग कार्य करते हैं और जो जो अंग होते हैं उन सब को हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। इसमें श्वसन तंत्र में नाक, श्वसन यंत्र मतलब स्वर यंत्र, घाटी, श्वास नली, श्वास निकाय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, इन सभी को हमने दर्शा दिया है। और देखते हैं कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो श्वसन तंत्र उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत प्राणी या जीव, जिसके अंतर्गत प्राणी वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर के अंदर लेता है तथा अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के रूप में वायुमंडल में छोड़ देता है। तो श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत प्राणी वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर के अंदर लेता है तथा अशुद्ध वायु CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में छोड़ देता है। तो इसे हम श्वसन कहते हैं। यह एक रासायनिक क्रिया है। यह एक रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जो प्राणी में ऊर्जा तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। श्वसन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत प्राणी वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर के अंदर लेता है तथा अशुद्ध वायु CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में छोड़ देता है। यह एक रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जो ऑक्सीकरण होकर प्राणी को ऊर्जा तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब ये जो क्रियाएं होती हैं इसमें जो अंग कार्य करते हैं
जो जो अंग कार्य करते हैं, जैसे नाक, श्वसन यंत्र, श्वास नली, श्वास निकाय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, जो अंग कार्य करते हैं, इनके समूह को, श्वसन अंग के समूह को, श्वसन अंग के समूह को श्वसन या श्वासोच्छ्वास, श्वसन या श्वासोच्छ्वास तंत्र कहते हैं। श्वसन को श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको श्वासोच्छ्वास लिखा रहेगा, कहीं कहीं श्वसन लिखा रहेगा। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो इसमें जो जो अंग हमारे काम करते हैं, उनके समूह को ही हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से अंग काम करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे नाक, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वास निकाय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। तो आइए देखते हैं श्वसन तंत्र के अंगों के नाम। श्वसन तंत्र के अंगों के नाम। श्वसन तंत्र के अंगों के नाम। तो इनके जो समूह हैं उसमें कौन कौन अंग हैं इस तंत्र में। तो सबसे पहले आता है नाक। नाक के बाद हमारा क्या आता है, इसमें घाटी है। और इस घाटी को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। दूसरा ग्रसनी, ग्रास नली या ग्रसनी या भोजन नली, इसको भोजन नली भी कहते हैं। या ग्रास नली भी कहते हैं। घाटी आता है। उसके बाद घाटी के बाद हमारा आ जाएगा तीसरे नंबर पे श्वास नली। अब श्वास नली के बाद आता है हमारा अगला नंबर श्वास निकाय का, श्वास निकाय। उसके बाद आता है पांचवें नंबर पे फेफड़ा। फेफड़े को फुफ्फुस भी कहते हैं, फुफ्फुस, फुफ्फुस, फेफड़े को फुफ्फुस भी कहते हैं। और ये दो भागों में बटा हुआ है, एक दायां फुफ्फुस और दूसरा बायां फुफ्फुस। इसमें दिखा दे, ये हमारा दायां और ये बायां फुफ्फुस, ये दो होते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है डायाफ्राम। जो ये रेखा दिखाई दे रही है, ये डायाफ्राम का है। तो ये होता है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम का उतना कार्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका कुछ मुख्य भूमिका है, उसको देखेंगे। तो इसमें अब देखते हैं हम श्वसन तंत्र के अंगों के कार्य। तो आता है सबसे पहले हमारा श्वसन तंत्र में नाक। तो नाक का कार्य क्या है भैया? तो नाक का कार्य यही है कि ये सबसे पहले वायुमंडल से वायु यहीं से प्रवेश करती है, और यहाँ से प्रवेश करती है तो इस वायु में धूल भी होते हैं, धूल कण भी होते हैं, तथा उसमें कुछ कीटाणु भी होते हैं। ये सभी इस नाक के ही द्वारा प्रवेश करते हैं
जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक भी होता है। तो उसको रोकने के लिए नाक में आगे हल्के हल्के छोटे छोटे बाल होते हैं जो इन धूलकणों को रोकते हैं। और कीटाणुओं को रोकने के लिए कौन है, तो कीटाणुओं को रोकने के लिए इसमें एक हमारा सलेस्मा होता है। यहाँ पर एक सलेस्मा पदार्थ होता है जिसको लाइजोजाइम कहते हैं, जिसको हम लोग लाइजोजाइम यानी क्या कहते हैं उसको, लाइजोजाइम, उसको हम लाइजोजाइम कहते हैं। ये एक कीटाणुनाशक पदार्थ होता है जो हमारे नाक के अंदर होता है, इसे सलेस्मा भी कहते हैं। जब धूलकण को रोकने के लिए, कीटाणुओं को रोकने के लिए नाक के अंदर बाल होते हैं वो रोकते हैं, तथा जो कीटाणु होते हैं या धूलकण जब इनसे बच जाते हैं तो इस सलेस्मे में आकर चिपक जाते हैं और उनको एक कीटाणुनाशक पदार्थ लाइजोजाइम नष्ट कर देता है, जिनसे वायु यहाँ पर शुद्ध हो जाती है। और यहाँ से शुद्ध होने के बाद सीधे आती है वायु हमारे घाटी के पास। यहाँ तक तो हो गया कि यहाँ पर धूलकण आए, कीटाणु आए, तो इन सबको सलेस्मा ने चिपका कर या अन्य पदार्थों को आपस में चिपका कर नष्ट कर देता है और शुद्ध वायु को घाटी के रास्ते हमारे फेफड़े तक पहुँचाता है। अब यहाँ आता है कि जो घाटी है, घाटी दो भागों में बटा हुआ है। एक हमारा है स्वर यंत्र और दूसरा ग्रसनी या भोजन नली या ग्रास नली। तो ये जो स्वर यंत्र है और ये जो ग्रास नली है, यहाँ पर घाटी में आकर दो भागों में बट जाता है, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं वो यहाँ से भी गुजरता है और ये गुजर कर हमारे आमाशय मतलब पेट में जाता है। तो आता है कि यहाँ पर जब दो भागों में बट जाता है तो वायु का रास्ता अलग हो गया और भोजन का रास्ता अलग हो गया। इन दोनों में एक हमारा कार्य करता है जो दरवाजे का, यहाँ घाटी में स्वर यंत्र के पास एक दरवाज़ा होता है जो वायु के दरवाज़ा होते हैं, जो ये श्वास नली है इसका जो दरवाज़ा है, वहाँ पर उस दरवाजे का जो नाम है उसे ढक्कन भी बोलते हैं, जो स्वर यंत्र में होता है। तो इस स्वर यंत्र में जो ढक्कन है उसको हम लोग इपीग्लोटिस कहते हैं। उस ढक्कन को, उस दरवाजे को इपीग्लोटिस के नाम से जानते हैं। जो भोजन हम करते हैं जब, तो उसमें क्या होता है कि वायु के रास्ते में भोजन न जाए, तो वायु वाला जो रास्ता है इसमें भोजन न जाए तो ढक्कन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है कि ताकि कोई कण इसके अंदर ना जाए, क्योंकि इसके अंदर अगर आता है तो प्राणी के लिए हानिकारक हो जाता है। और ये जब इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत मात्रा में आ भी जाता है तो क्या होता है कि हमें खांसी स्टार्ट हो जाती है या ढांसना बोल सकते हैं, खांसी हो जाता है, ढांसना बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि ढक्कन लगा होता है, तो जैसे हम भोजन करते हैं तो ये कुछ सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए ढक्कन जो गिर जाता है और गिर जाता है, उसके बाद भोजन इस ग्रास नली के रास्ते आमाशय तक पहुँच जाता है। ये भोजन इस ढक्कन के पास कुछ समय के लिए रुकता है, अधिक देर तक रुकता है तो लोग तड़पने लगते हैं, क्योंकि वायु अधिक देर तक अंदर नहीं रुक सकती, वो बाहर निकलना चाहती है। तो भोजन यहाँ से आता है और वो तुरंत वो यहाँ से क्रॉस करके नीचे चला जाता है, फिर ढक्कन ऑटोमेटिकली खुल जाता है और वायु आना जाना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो वायु है, श्वास है, हम भोजन के बिना 2 दिन 4 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना हम 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो श्वास प्राणी के लिए सबसे पहला क्रिया है। अगर ये क्रिया नहीं होती है तो प्राणी का जीना असंभव होता है। तो श्वास मनुष्य के लिए सर्वप्रथम आगे है, उसके बाद भोजन, जल, अन्य चीज़ें आगे उसके बाद आता है। तो सबसे पहले हमारा श्वास होता है। तो श्वास के लिए ये ढक्कन का काम ये, इस इपीग्लोटिस का काम ये होता है कि वो कुछ क्षण के लिए केवल बंद होती है। तो ये कुछ क्षण के लिए जो बंद होती है, तो उस क्षण में भोजन क्रॉस करके चला जाता है आमाशय में, उसके बाद खुल जाता है।
तो यहाँ पर स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र में वो ढक्कन बंद करता है। और स्वर यंत्र जो है यहीं पर एक होता है, ये जो उठा हुआ पुरुषों में भाग दिखाई देता है, ये घाटी भी बोलते हैं, टेटुआ भी बोलते हैं। पुरुषों में ये अधिक उठा होता है और स्त्रियों में ये थोड़ा कम होता है, जिसके कारण स्त्रियों का आवाज़ सुरीली तथा पतली होती है और पुरुषों का या आदमी का जो आवाज़ होता है भारी भरकम तथा मोटा होता है। तो जिसका ये टेटुआ या घाटी अधिक बड़ा होगा उसकी आवाज़ उतने ही भारी भरकम तथा मोटी होगी, और जिसका ये छोटा होगा उसकी आवाज़ उतना ही पतला और सुरीली होगी। स्त्रियों में बहुत कम देखने को मिलता है, वाय दवा किसी में थोड़ा बहुत होता है उठा हुआ, लेकिन पुरुषों में, आदमी में ये सबसे अधिक उठा हुआ भाग दिखाई देता है, जिससे स्त्री और पुरुष की आवाज़ में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसके बाद इस स्वर यंत्र का जो टेटुआ घाटी है, इसका नाम, इस स्वर यंत्र टेटुआ का नाम स्वरज्जु है। क्या नाम है उसकी टेटुआ का? स्वरज्जु, स्वर रज्जु कहा जाता है इसको। यही आवाज़ उत्पन्न करता है, जो हम लोग बोलते हैं तो वो उत्पन्न करता है, यही स्वरज्जु होता है टेटुए के पास। अब यहाँ से वायु क्रॉस करके आ जाती है हमारी श्वास नली, यानी श्वास नली तीसरे नंबर पे है। और श्वास नली में वायु आता है और वहाँ से वायु, ये श्वास नली में वायु इस स्वर यंत्र से नीचे जब आता है तो श्वास नली में आ जाता है। वायु जब स्वर यंत्र से नीचे आता है तो श्वास नली में प्रवेश करता है, और श्वास नली से होते हुए वायु हमारे श्वास निकाय में पहुंचता है। और श्वास निकाय आगे चल कर दो भागों में बंट जाता है, जो दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े में विभाजित हो जाता है, और उसमें जाकर ये अनेक भागों में विभाजित हो जाता है। ये श्वास निकाय अनेक भागों में विभाजित हो जाता है, जो इसमें फेफड़े के अंदर छोटे छोटे कूपिकाएँ होती हैं, जो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं वायु को आते ही, तथा वायु को निकलते ही वो सिकुड़ जाते हैं। तो इन्हें हम कूपिकाएँ बोलते हैं, वायु कूपिकाएँ बाहर जाता है। तो ये कूपिकाएँ होती हैं, तो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा है, तो इस कूपिकाओं के अंदर वायु आता है तो ये फूल जाता है, और फिर जब वायु निकल जाता है तो सिकुड़ जाते हैं। इन कूपिकाओं के, ये जो फेफड़े के अंदर कूपिकाएँ होती हैं, ये अंगूर के गुच्छे के समान होती हैं, अंगूर के गुच्छे के समान होती हैं। इन गुच्छों में श्वास निकाय की नालिका जुड़ी होती है, जो वायु को यहाँ तक पहुँचाती है, यहाँ से वापस लेके चली जाती है। तो इन कूपिकाओं के परत में रक्त नालिका होती है, जिसमें ये रक्त इसमें आकर ठहरता है, और अशुद्ध जो रक्त होता है इसमें आकर ठहरा होता है। और जैसे ही बाहरी ऑक्सीजन आता है तो इस ऑक्सीजन के कणों को ये रक्त अवशोषित कर लेते हैं, तथा अशुद्ध जो वायु होता है इसमें छोड़ देते हैं। यहाँ से ये अवशोषित करके उसको, ऑक्सीजन को लेकर शरीर के अन्य कोशिकाओं तक भेज देते हैं। अब बात होता है कि इसमें उन कणों को ही क्यों अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन कणों को ही क्यों अवशोषित करते हैं? तो ऑक्सीजन कणों को अवशोषित यह रक्त इसलिए करता है क्योंकि रक्त में आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये बना होता है आयरन का, यानी लोहे के तत्व का बना होता है। और लोहे का तत्व जो होता है ऑक्सीजन को बहुत ही ज़्यादा अपने तरफ आकर्षित करता है। तो ये आयरन क्या करता है कि लोहा यानी आयरन ऑक्सीजन के तत्व को अपने तरफ खींचता है, तो जिसके कारण
जब भी यहाँ पर वायु आता है तो इसमें जो ऑक्सीजन के कण होते हैं उनको ये रक्त क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है और लेकर पूरे शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। जब ये क्या करता है, पूरे शरीर तक पहुँचा देता है और वहाँ से जो खराब वायु होता है उसको फिर लेकर आता है और यहीं से वापस कर देता है, जिसके कारण कोशिकाएं भोजन को ऑक्सीकृत करके हमें ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिनके कारण ही ये जो ऑक्सीकरण होता है, रासायनिक क्रिया होती है, तो उसके कारण ही हमारा शरीर का तापमान निर्धारित होता है। अगर ये ऑक्सीजन न पहुँचे तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर वो क्रिया नहीं होगी, ऑक्सीकृत नहीं होगा, जिससे भोजन मुक्त नहीं होंगे, या भोजन मुक्त नहीं होंगे तो हमें एनर्जी या ऊष्मा प्रदान नहीं हो पाएगा। तो ये सभी क्रियाएं हमारे श्वसन तंत्र के माध्यम से होती है और श्वसन तंत्र में ये सभी अंग हैं और इन अंगों के हमने कार्य भी बताए कि क्या क्या होता है। तो आप सभी को ये हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और आगे वीडियो पाने के लिए ऐसे ही कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, धन्यवाद।